स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने 14 साल या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हुए अच्छा व्यवहार किया। इस मामले पर केंद्र की भी सहमति ली गई थी। कैदियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफनामे में राज्य सरकार ने ये बात कही। वहीं सरकार ने कहा कि दूसरे याचिकाकर्ताओं का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है जिससे वे पीआईएल दाखिल कर सके। याचिकाकर्ताओं ने जवाब देने के लिए उक्त समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट देखें। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी। जस्टिस अजय कुमार रस्तोगी ने कहा कि गुजरात सरकार ने बीती रात इस मामले में भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा भी सभी पक्षकारों को मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने राज्य और दोषियों के जवाबी हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा। अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा पाया गया और ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया। सरकार ने ये भी कहा है कि निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार किया गया था, न कि आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट देने के सर्कुलर के तहत। शीर्ष अदालत को सरकार ने बताया कि सरकार ने छूट देने के लिए 7 अधिकारियों की राय पर विचार किया। सरकार ने कहा कि याचिका न तो कानून में चलने योग्य है और न ही तथ्यों पर मान्य है। आगे ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं का तीसरा पक्ष है जिनके पास सजा से छूट के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। हलफनामे से ये भी पता चला कि सीबीआई और मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। गोधरा उप जेल के अधीक्षक को लिखे पत्र में सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि अपराध जघन्य और गंभीर था, इसलिए उन्हें समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है। गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को सजा से छूट दिए जाने के बाद सभी दोषियों को गोधरा की एक जेल से रिहा कर दिया गया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गुजरात सरकार मामले में छूट पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार थी और निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर छूट के आवेदनों पर फैसला किया जाए। गुजरात सरकार ने साल 2001 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों को सजा कम कर समय से पहले रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के गुनहगारों की सजा पूरी होने से पहले रिहाई का विरोध करते हुए कई संगठनों ने गुजरात सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्किस के केस और इस पूरे मामले पर दोषियों की रिहाई पर आज सुनवाई हुई और गुजरात सरकार ने भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि इस हलफनामे में क्या कुछ है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभिमन्यु जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। बहुत स्वागत है सर आपका। और असलम बेग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपके साथ करते हैं। सर आज सुनवाई हुई बिल्किस बानो केस में, इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, क्योंकि गुजरात सरकार ने भारी भरकम हलफनामा दायर किया है, इस हलफनामे में क्या कुछ है ये भी बताएं। बेसिकली कोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्शन था इस हलफनामे को लेकर वो ये था कि एक तो ये वॉल्यूमिनस है, भारी भरकम था, काफी वो था। एक तो इस बात पे ऑब्जेक्शन लिया था। दूसरा अभी जो विपक्ष के जो
अपने एडवोकेट साहब से, उन्होंने इस पे टाइम मंगाया कि हमने जो हल्फनामा दिया है उसका रिप्लाई करना है। तो इसलिए ये तो एक पॉइंट था जिसके कारण से ये टाइम जो 29 तारीख तक का एडजॉर्न कर दिया गया मैटर को। बेसिकली जो मेन मुद्दा था वो ये था, देखिए जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई अपना एक एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट का मतलब क्या होता है नेहा जी? एफिडेविट का मतलब होता है समथिंग जो आप ऑन ओथ बोले। अगर आप ओथ पे बोलेंगे तो ऑब्वियसली सच्चाई बोलेंगे। सरकार की साइड से एक हल्फनामा दिया गया, उसमें यह बताया गया कि इसमें कोई किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ है और इस में जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो किया गया है। इसी के बारे में 1992 का एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि आप किन लोगों को रेमिशन दे सकते हो। रेमिशन का मतलब कि माफी दे सकते हो जो सजाए याफ्ता लोग होते हैं। ये जो मुद्दा है ये 2002 का है, गोधरा कांड जो है। नहीं सर, मुद्दे पे आइए। आप पॉइंट वाइज मुझे बताइए कि क्या आधार रहा, हलफनामे में क्या है, पॉइंट वाइज बताइए किस आधार पर और क्या कुछ कोर्ट ने पूछा सरकार से। वही मैं बता रहा हूं आपको। पॉइंट वाइज बताइए सर। क्योंकि देखिए नंबर एक तो कोर्ट ने ये पूछा कि एक तो ये वॉल्यूमिनस क्यों है, क्योंकि जब भी हम ऑब्वियसली अगर आप एक कोई एफिडेविट देंगे तो अपने आप को जस्टिफाई तो करेंगे नेहा जी। ठीक है। जब आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे तो उसके अंदर आप डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जजमेंट्स हैं, उनका हवाला देंगे। ठीक है। तो मेन जो ऑब्जेक्शन था कोर्ट का, उन्होंने ये कहा कि आप इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते थे क्योंकि आपने जितनी नंबर ऑफ जजमेंट्स इसके अंदर मेंशन कर दी उसकी जगह अच्छा होता कि आप फैक्ट्स के ऊपर फैक्ट्स को डिटेल में बताते। फैक्ट्स को तो आप बताएंगे लेकिन फैक्ट्स को बताने के लिए आप अपनी बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे? फैक्ट्स क्या थे? कोर्ट का फैक्ट तो यही कि जो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना रेमिशन, कितना उनका उम्र पूरा, कितनी जेल का टर्म पूरा हो गया था, उसके बाद आपने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अडॉप्ट किया या नहीं किया, ये सारी की सारी हल्फनामे में। बेसिकली एक बात मैं और बताना चाहूंगा नेहा जी, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो अगर किसी का कंडक्ट जेल के अंदर, रेमिशन की गाइडलाइंस होती हैं हर जेल मैनुअल के अंदर, अगर कोई भी आदमी जिसका की कंडक्ट अगर ठीक हो तो कोर्ट के जो स्टेट गवर्नमेंट की एक कमेटी होती है, कमेटी में डिफरेंट तरह के अधिकारी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं इस बात को कि इस आदमी को कंडक्ट देखते हुए इसको रिलीज कर दिया नहीं जाए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी आदमी को मर्डर केस के अंदर एक सजा हो गई, आप उसको पैरोल पे भी, तो बीच में अगर उसके मदर फादर की तबीयत खराब है, कोई ऑपरेशन होना है, उसकी खुद की शादी है, बहन का शादी है, तो ऐसी स्थितियां जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो सिचुएशंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए इवन कि सजाए याफ्ता जो लाइफ टर्म के जो कन्विक्स होते हैं उनको भी कुछ टाइम के लिए बाहर आने दिया जाता है और ये सब प्रोसीडिंग्स अटेंड करने दी जाती है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसमें हर एक बात को जो आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उनको बताएं। उन्होंने ये कहा कि जी हमने ये पूरा का पूरा मुद्दा एक कमेटी के सामने रखा, कमेटी ने उन लोगों के 14 साल का कंडक्ट देखा, कंडक्ट में ये पाया गया कि इनका जो कंडक्ट है जेल के अंदर वो जो कंडक्ट है वो ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज करी। जब आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर थी, पावर यहां पर खत्म नहीं हो जाती। बेसिकली जो रेमिशन के बाद जो सजा के ऊपर मोहर लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। मिश्रा जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर है, गुजरात सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा किया और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि व्यवहार उनका अच्छा पाया गया और ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया। यानी कि केंद्र सरकार भी नियमों की अनदेखी कर रही है क्या? देखिए नेहा जी, यहाँ पर नियम की अनदेखी मुझे लगता है कहीं नहीं हुआ है। अभी जिस तरह से विश्लेषित कर रहे थे हमारे मित्र, मैं आपको कहना चाहूंगा जो कि चाहे आपने कोई भी फैक्ट देखा होगा, मैं कह रहा हूँ जो कि जिस तरह से ये घटना घटी, निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन जहां तक गुजरात सरकार की बात है और जो भी 1992 या 2014 की बातें हो रही है जो उसके तहत उनको माफी की सजा दी गई। अब देखिए इसमें क्या है, जो भी टेक्नोलॉजीज है
वो जिस तरह से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सबने अपने तरीके से उसका विश्लेषण भी किया है, उसको ऑब्जर्व भी किया है, सब कुछ किया है। यहाँ पर न कहीं पर किसी का न अनदेखी किया गया, न कोई पक्षपात किया गया, बल्कि नियम के आधार पर जो भी निर्णय बनता है बिल्कुल गुजरात सरकार ने ली। अब देखिए, इसमें कहते हैं जो कि हलफनामे में भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया, उसके व्यवहार अच्छे थे, ये बात एक अलग चीज होती है जो कि हो सकता है, जो कि हालांकि मैं उस चीज को देखा नहीं मैंने, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ जो कि जो कैदी के जो व्यवहार होते हैं, चाहे वो कोई भी कैदी 14 साल से हो, चाहे 20 साल से हो, चाहे कितने भी साल के हो, मैं कह रहा हूँ उनके व्यवहार तो बिल्कुल देखे ही जाते होंगे। हो सकता है जो कि जो 12 कंप्लायंस या 10 कंप्लायंस जो भी होता है, जो कि उसमें क्या उनका व्यवहार अच्छा था, क्या उनका जो रहन सहन था वो किस तरह का था, क्या लाइफ स्टाइल थी, ये सारी बातें मुझे लगता है जो असलम जी ये सब कह रहे हैं कि देखिए नीति के आधार पर ही सरकार ने ये भी कहा है कि निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार ही लिया गया। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है असलम जी कि देखिए नीति के अनुसार नहीं लिया गया, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार ने दोषियों को छोड़ दिया है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? कह रहे हमने तो नीति के अनुसार ही पूरा निर्णय लिया है, कमेटी ने निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। अभी कि इनको तो दिखाई देगा ही कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो नीतिगत लिया है, जो ऐसा है कानून के दायरे में लिया है। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब सरकार किनकी थी और सरकार में कौन लोग बैठे थे, चाहे वो केंद्र शासित केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, निश्चित ही सरकार ने के लोगों ने जो फैसला लिया वो बहुत ही शर्मनाक फैसला है। और ऐसे लोग जो इतने बड़े जघन घटना को अंजाम दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया और उनके नजर के सामने में वो लोग को सरकार के सिफारिश पर उसको रिहा किया जाता है और मिठाई बांट के बाकायदा एक फोटो वायरल किया जाता है। तो ये मेरा खास के मुस्लिम समाज की बात नहीं, पूरी इंसानियत के लोग ये देख करके मर्माहत हैं। खास करके जो महिला, पूरी दुनिया की महिला है, अगर उनको देखने को सुनने को जब मिला कि इस तरह की घटना बिल्किस बानो के साथ हुआ है तो बड़ा वो सारे के लोग मर्माहत हैं। हर वो न्यायपरस्त लोग जो न्याय पर भरोसा रखते हैं वो मर्माहत हैं और दुखी हैं। नहीं तो आपको क्या ऐसा लगता है कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार ये पूरा फैसला नहीं लिया गया, सरकार ने अपनी मंशा पूरी की? आप लोग जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इस सरकार का तो स्पष्ट है ना कि जो इतनी बड़ी घटना है, बलात्कार की जैसी घटना, और वो तो साहस क्या था, वहाँ तो ऐसे ऐसे कई घटना हुआ है लेकिन वो सामने नहीं आ पाया। अगर जो कुछ भी लोगों ने, जितना भी मुकदमा दर्ज हुआ और जितना ये बेचारी लड़ पाई थी, आज उसकी जिंदगी पूरी तरह से डर और भय से जिंदगी जी रही है बिल्किस बानो। और उनके साथ ही नहीं, पूरे समझिए पर महिला समाज के साथ इस तरह का जो घटना फैसला आया है वो पूरी दुखी करने वाला है। और ये सरकार की तो पूरी तरह से यूं कहिए कि वो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है कि ऐसे लोग को ठीक है। मैं अभिमन्यु जी का रुख करूं, उससे पहले मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। कह रहे सरकार जिम्मेदार है, सरकार की मंशा साफ नहीं है और मंशा साफ नहीं है इसीलिए उन दोषियों को छोड़ा गया। देखिए एक चीज यहाँ पर बिल्कुल मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि देखिए कोई भी चीज आज पहले क्या होता था, कोर्ट से ऑर्डर आता था रिहाई के लिए, और जहां तक मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं कहीं अगर गलत होऊंगा तो आप मुझे जरूर सही कर सकते हैं। पहले क्या होता था तो जो कि कोर्ट से ऑर्डर आता था, आने में 2 घंटे लग गए, 1 दिन लग जाता था, अगले दिन जाकर के रिहाई होती थी। लेकिन आज के तारीख में कोर्ट से भी जब ऑर्डर आता है तो इंस्टेंट रिहाई होती है। तो ये सारी जो चीज, जो प्रोसेस है वो कानूनी जो है सो प्रक्रिया में जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, जो कि उसमें काफी जो रिफॉर्म हुए हैं वो सब सारी चीजें हैं। जैसे आपने देखा 2014 के मामले इससे बिल्कुल उलट हैं, लेकिन चूंकि 1992 के तहत इस तरह की बातें हुई है, इसीलिए देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कहीं पे भी। हाँ, एक चीज जैसे अभी आपने असलम जी ने कहा, एक चीज जो कि हाँ वहां पर मिठाई बांटी गई या ऐसा माहौल बनाया गया, मैं कहता हूँ समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है, और समाज के जो भी जिम्मेदार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मिठाई बांटी, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए, जो कि इस तरह की घटना को, जो एक घर बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नहीं, वो तो कह रहे सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये तो कह रहे सरकार को शर्म आनी चाहिए, आप कह रहे उन लोगों को शर्म आनी चाहिए।
देखिए, सरकार अपने काम नीतिगत तरीके से कर रही है, पॉलिसी के तहत कर रही है, हाँ। अपने नियम कानून के तहत कर रही है। देखिए, एक ही कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। हमने देखा जो कि सर्वोच्च अदालत भी इसमें इन्वॉल्व है और एक ही चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग करने के बाद इस तरह की रिहाई हुई है। ठीक है अभिमन्यु इसलिए जी, आप क्यों ये आप नहीं लोगों कह को ऐसा सकते- लगता है कि सरकार का ये फैसला गलत है, नीति के आधार पर ये फैसला नहीं लिया गया? ये तो कह रहे हैं कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार ये फैसला लिया गया था, न कि आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में उत्सव में हिस्से लेने के लिए इन कैदियों को छोड़ा गया। दुबे जी, आपको पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जी। वंदे मातरम। देखिए, पूर्व गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही निर्णय लिया कि उनका मुकदमा वापस ले लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात को खारिज कर दिया। इनका एक रेपिस्ट विधायक रहे कुलदीप सेंगर, उसको भी इन्होंने बचाने का काम किया। कर्नाटक में इनकी डिप्टी सीएम फोन देखते हुए पकड़े गए। बहुत सारे टैक्स स्कैंडल में इनके नेता पकड़े जा रहे हैं, कई विधायक कई मंत्री पकड़े जा रहे हैं। बेशक 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण महिला सुरक्षा के नाम पर दें, पर भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है वो सब लोगों के सामने है। जिस तरह से गुजरात की सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दिया, उन्होंने उनका आचरण के क्या मापदंड होंगे भाजपा के, वो एक अलग विषय है, क्योंकि ये लोग तो गले में फूल माला भी डाल रहे हैं आजकल रेपिस्टों की। ये उनके लिए ढोल भी बजाते हैं, मिठाई भी बांटते हैं। और जहां केंद्र की जो जांच एजेंसी जिनकी जांच करती है, और इस मामले में जांच एजेंसी केंद्र की थी, तो सीआरपीसी की सेक्शन 435 के तहत केंद्र सरकार की भी मंजूरी लेनी होती है, और राज्य सरकार के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, केंद्र की मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने भी इसकी मंजूरी दी। इसके साथ में इनका जो चेहरा है वो सब लोगों के सामने आ चुका है कि ये बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं। ये जो सेक्स स्कैंडल करने वाले इनके मंत्री हैं, ये इनके पोस्टर बॉय हैं, कुलदीप सेंगर इनके पोस्टर बॉय हैं, स्वामी चिन्मयानंद इनके पोस्टर बॉय हैं। वो सब लोग जानते हैं, जिनका इन बड़े नेता का आचरण ऐसा होगा तो उनके जो फॉलोवर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कथनी और करनी में फर्क है क्या आर के मिश्रा साहब? नेहा जी, मैं यहाँ पर अभिमन्यु जिस तरह से कह रहे हैं, मैं कहता हूँ क्या सरकार कोई नियम और कानून, क्या नीतिगत फैसले लेने के लिए जो है सो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगी, क्या हाई कोर्ट की बात नहीं मानेगी? इनको क्या यहाँ पर ये चीज स्पष्टता से नजर नहीं आती कि जिस तरह से उन्होंने नीतिगत फैसले लिए हैं? देखिए, इसमें कमेटी का भी गठन हुआ था, कमेटी ने पूरी तरह से देखिए मिश्रा साहब, इस बात को दरकिनार किया जा सकता है कि सीबीआई और मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत ने 11 को रिहा करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। अब देखिए नेहा जी, मैं यहाँ पर सीबीआई ने विरोध किया था, लेकिन किस नीति के तहत किया था सीबीआई ने विरोध किया था? मैं तो कह रहा हूँ कौन से रूल के अगेंस्ट में किया था? क्या 1992 की जो बातें हैं क्या हम लोग उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जो कि आप जिस समय की ये घटना है, ये उस समय के जो नियम थे उसके तहत आप फैसला लें। सर, क्या इस नियम के आधार पे आप फैसला ले सकते हैं कि बस अच्छा व्यवहार उनका 14 साल था, इस वजह से उन्हें छोड़ दिया जाए? वो जघन्य अपराध था या नहीं था, ये रूल के अंतर्गत नहीं आता है क्या? नहीं नेहा जी, मैं कह रहा हूँ, मैं उस चीज को नहीं देखा जो कि किस तरह से मतलब उसमें व्यवहार अच्छा था नहीं था, क्योंकि जब आप रिहाई करते हैं किसी को तो ये अंडरस्टूड है जो कि उनका व्यवहार कैसा था, रहन सहन और जो उनके लाइफ स्टाइल थे कैसे थे, किस तरह से अधिकारियों के साथ उनका संवाद था या किस तरह का व्यवहार था, ये सारी चीजें देखी जाती है। पहली बात। दूसरी बात, 1992 का जो रूल है उसको आप जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद कहा जो कि नहीं, आप उसके तहत आप फैसला लें, कमेटी का गठन होता है, ऑब्जर्वेंस होती है, सब कुछ होता है, फिर उसके बाद इस फैसले के ऊपर में मुझे नहीं लगता जो कि अब इस तरह का कोई बहस का कोई आधार रह गया है। जहां तक सरकार की नीति और स्पष्टता की बात है, सरकार ने नीतिगत फैसले लिए हैं, कहीं पर कोई पक्षपातपूर्ण काम नहीं किया है। और कुलदीप जी ठीक है डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वो तीन मुद्दे मुझे बताइए जिस आधार पर ये फैसला दिया गया था रिहाई का इस कमेटी के जरिए। नेहा जी, जो 3 पॉइंट के अंदर लिए गए थे जिसके ऊपर रेमिशन मिला उनको, एक तो ये था कि 14 इयर्स का उन्होंने इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अंडरगोन हो चुका था। सेकेंडली, जो कन्विक्ट्स होते हैं, जो जेल के अंदर रहते हैं, उनका आचरण का
अच्छा होना इस तरह के रेमिशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सर्टेनली उनका जो 14 साल का जो अंडरगॉन टाइम है, इसमें उनका आचरण ठीक होगा। आचरण का मतलब में अगर हम बोले तो मतलब कि जेल में मार पिटाई ना करें, अधिकारियों के साथ सही करें और दूसरी एक्टिविटीज में अपना वो इन्वॉल्व रहे। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं उसके बाद ये होता है और फिर रेमिशन होता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा नेहा जी, लेकिन सर एक सेकेंड, उसके अंदर ये डिपेंड नहीं करता कि ये जो दोषी है ये किस लिए दोषी है, इसने जघन्य अपराध किया है या फिर बहुत ज्यादा जघन्य अपराध किया है, या फिर किस क्राइम में ये आया है जेल के अंदर, किस क्राइम में दोषी करार दिया गया है, ये मैटर नहीं करता है क्या? नेहा जी, मैं वही बताने वाला था, आप बीच में इंटरप्ट हो गए। अभी कुछ जो जघन्य अपराध है, जैसे अभी आपने कहा, आपने ये पूछा मुझसे कि भाई इसमें इस तरह के जो मैटर्स जो बहुत ही सीरियस और जघन्य अपराध होते हैं उनमें अंदर रेमिशन होता है नहीं। भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की एक जजमेंट है, उसके अंदर 7 गोल्डन रूल्स हैं कि आप कौन सी पिटीशंस की क्वेशिंग हो जाती है, क्वेशिंग नहीं होनी चाहिए, और होए तो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर आप किसको कर सकते हैं जी। उसके अंदर जो 6-7 जो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर क्वेशिंग, हालांकि जैसे 376 हुआ, मतलब कि रेप केस हुए, बच्चों से पॉक्सो के जो एक्ट्स हो गए वो हो गए, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए। तो इस तरह करके 6-7 कैटेगरीज बनाई गई हैं जो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। कंपाउंडेबल का मतलब जिसमें किसी भी तरह का समझौता भी नहीं हो सकता है अगर दूसरी पार्टी समझौता करना चाहे तो। भजनलाल की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसमें भी प्रावधान है कि जो ऐसे अपराध जो कंपाउंडेबल नहीं है उनमें भी क्वेशिंग होती है। अभी रिसेंटली मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसमें 376 मतलब रेप का था, वो क्वेश किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जैसा कि आपने मुझसे कहा कि क्या कोई ऐसा नहीं होता कि जघन्य अपराध है उसमें नहीं है, जघन्य अपराध एक है, उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे ये सब करने का, वो एक कोर्ट ने एनालाइज किया होगा, एविडेंस देखा होगा, उसके बाद उनको पनिशमेंट हो गई, वो एक एस्पेक्ट पूरा हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट जो आता है कि वो कन्विक्ट जब जेल के अंदर रहता है उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, क्या उसमें ऐसी टेंडेंसीज फिर दोबारा हो सकती हैं ऐसा काम करने की जिसके कारण से वो जेल के अंदर गया, क्या उस टाइम पे जब वो 14 साल के टाइम में जब वो अंदर रहा, क्योंकि कम से कम जो रेमिशन का पीरियड है वो भी लगभग 14 साल का उन्होंने बोला हुआ है कि 14 साल ऑलरेडी। पहले की बात करें जाए तो मर्डर केस के अंदर जो सजा थी वो लगभग 14 साल की बताई जाती थी, जब हम कहते थे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, इसका मतलब कि 14 साल का हो गया। तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये 3-4 पॉइंट्स रखे होंगे। लेकिन मैं फिर एक बात को एम्फसाइज करूंगा कि किसी भी जघन्य अपराध में वो एब्सोल्यूट नहीं है, अगर उसमें कहीं ना कहीं जो नॉन कंपाउंडेबल भी केसेस है वो भी अल्टीमेटली क्वेश कर देती है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स ये कि वो एफआईआर को क्वेश कर दे। तो जब गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। इस केस में जहां तक मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की 1992 की, अब ये कह रहे देखिए नीति के आधार पर फैसला लिया गया है, कमेटी बनाई पहले कोर्ट ने बोला कि देखिए सरकार इस पे फैसला ले, सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी ने ये फैसला लिया। उसके बाद आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि देखिए नीति को दरकिनार किया गया, सरकार की तो मंशा ही थी इनको छोड़ने की। सर कमेटी ने ये फैसला लिया, ये नीति के आधार पर फैसला लिया गया, फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हालांकि अब तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। कमेटी मैम, आप सबसे बड़ी बात तो मुझे पहले ही बोलना था कि आप का चैनल है जो आज इतने बड़े मुद्दे को आपने उठाया है। मुझे तो फख्र आती है आप जैसे पत्रकारिता करने वालों पर कि आज इतने बड़े गंभीर मुद्दों को आपने दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। ये जितने भी कानून की बात कर ले जो और कमेटी की बात कर ले, उस कमेटी में जो लोग थे निर्णय लेने वाले उनको थोड़ा देखिए वो कैसे लोग थे, और हमको तो कमेटी वाले कैसे सिफारिश कर रहे थे। ये तो बड़ा शर्म वाला मामला है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक मुझे तो लगता है कि क्या नेहा एक मुस्लिम समाज की बेटी थी या पूरे देश की बेटी थी। आज देश की अगर बेटी थी तो देश के जो लोग बैठे थे आज कमेटी में उनको इस प्रकार ही काफी गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लेकिन उसको लगता है कि उनका नजरिया कहीं न कहीं
इस देश की बेटी नहीं समझ के इस मुस्लिम समाज की बेटी समझ रही थी। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ इस बात से कि आखिर ऐसी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिला, सीबीआई ने भी विरोध किया, बावजूद उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मुहर लगा के उनको रिहा कर दिया। ये कहीं भी किसी भी एंगल से जो कमेटी के लोग थे उनकी नीति साफ नहीं थी, वो बेहतर निर्णय नहीं ले पाया और ये आज उनका परिणाम है कि कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला सही बेहतर आ पाएगा और आप जैसे लोग इस तरह के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं दुनिया के सामने में, तो निश्चित ही एक अच्छा संदेश जाएगा। जो समाज आज इससे आहत हुआ है, जो मुस्लिम समाज के साथ साथ 7 महिलाएं जो आज इस फैसला से आहत हुआ है, उनको भी न्याय की उम्मीद दिखेगी। ठीक है, हम आपसे उम्मीद रखेंगे। क्या कह सकते हैं अभिमन्यु जी? जी क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो तमाम और केसेस के लिए एक मानक कहीं ना कहीं साबित होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितनी उम्मीदें? देखिए, जैसी ये करतूत की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ऐसे जघन्य अपराध के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, जो धर्म के नाम पर हमेशा से पोलराइजेशन कराती है, सब लोग जानते हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है सब लोगों के सामने आ चुका है। ये किस तरह से चुनाव को देखते हुए क्या क्या कर दें, क्या काम कर जाए, क्या संदेश देना चाहे, ये गले में फूल माला पहना दे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जो देश के लिए है, समाज के लिए, ये इस समय चुनौती बनकर सामने आए हैं। और ऐसे लोगों को, जो 11 लोगों को ये इन्होंने क्या पता नहीं क्या मापदंड रखे हैं इनके, कि 11 साल से ये पता नहीं सीएम साहब या इनके गृह मंत्री इनके पीछे घूम के इनका चरित्र देख रहे थे बलात्कारियों का, पता नहीं क्या मापदंड रहे होंगे इनके, ये जाने। लेकिन अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार हलफनामा लगाए, मंजूरी देखिए बलात्कारियों को आप रिहा कर दीजिए। अगर कहीं कोई ऐसा उदाहरण हो तो यहाँ अधिवक्ता साहब भी बैठे हुए हैं, इतने बड़े गृह मंत्री ही शामिल जिन्हें बचाने में शामिल हो जाए। जिसका जिक्र आप लोग करते हैं, जिसकी बातें आप लोग करते हैं, सब खोखला है। कह रहे हैं आपकी कथनी करनी में अंतर है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। कैसे विश्वास हासिल करेंगे आप? यहाँ पर प्रदीप जी, अभी मैं अभिमन्यु जी का मैं अभी जवाब दूंगा। पहले प्रदीप जी का मैं थोड़ा सा, हालांकि प्रदीप जी बहुत ही अनुभवी हैं और मैं उनके ज्ञान को मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है एक थोड़ा सा एक इसमें लाइन मुझे जोड़ना था, क्योंकि जो 1992 की पॉलिसी थी प्रदीप जी, उसमें कौन से सेक्शन के तहत ये साबित हुआ है, ये इसका कोई वर्गीकरण नहीं था। ये केवल वो था 1992 के अंदर में। अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1992 के तहत में वो वर्गीकरण नहीं था, इसीलिए वो कौन से सेक्शन के तहत था ये 1992 वाले में नीति स्पष्ट नहीं। पहली बात, तभी जाकर के 2014 में जब ये चीज बना, जब उसमें जाकर के हर एक चीज का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन। इसीलिए मैं कह सकता हूं जो भाजपा की जो नीति थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। आज मान लीजिए आप तो अपनी नीति को स्पष्ट कह रहे हैं सर, यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए नेहा जी, यहाँ पर न तुष्टीकरण की बात है, बिल्कुल ईमानदारी, ऑनेस्टी, और जो कहते हैं जो नहीं, तो ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? असलम जी, अभिमन्यु जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? ये तो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। नेहा जी, एक मैं कह रहा हूँ, अगर ये ढंग से अगर ये असलम जी हो चाहे अभिमन्यु जी हो, कानून की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, मैं कहता हूँ एक बार 1992 का वो पढ़ लें और उसके बाद देखें जो कि राज्य सरकार भी किस तरह से, कोई राज्य सरकार ने खुद स्वतः निर्णय नहीं ले लिया, बल्कि हर तरह के गाइडलाइंस को लेकर के हर जगह जिरह करके, हर जगह डिस्कस करके, उसके बाद जाकर के इस तरह के फैसले लिए। अब आप कहेंगे उस चीज को जो पक्षपातपूर्ण है या क्या हुआ? देखिए, हम इस कानून के अलावा भी हम एक चीज समझते हैं, जो समाज की भी एक अपनी जिम्मेदारी है। जब रिहा होकर के आया, मैं पहले भी अपने वक्तव्य में कह चुका हूँ, जो वहां पर फूल माला पहनाए या कोई मिठाई बांटे, ये चीज बहुत ही गलत है और ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर समाज से बिल्कुल उसको दरकिनार करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं, तो कह रहे हैं ना कि देखिए इस तरह के फैसले सरकार की तरफ से लेते जाएंगे या लेती रहेगी सरकार, तो कैसे आप इस दाग को हटा पाएंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मुझसे कह रहे हैं जी, आपसे ही कह रही हूँ। जी, देखिए ऐसा है, हमने न कभी तुष्टीकरण किया है, ये कांग्रेस के डीएनए में है, हमारे डीएनए में नहीं है।
मैं अभी भी बार बार कहता हूं जो कि एक तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं जो आज 55 सालों से 60 सालों से इस देश को खोखला बना मिश्रा जी, क्या 11 लोगों को आप स्टार प्रचारक बनाएंगे गुजरात के चुनाव में? बता तो दीजिए। अरे नहीं, मैं कौन कह रहा है कौन कह रहा है जो कि स्टार प्रचारक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भाजपा के ऊपर बातें कर रहे हैं आप। कौन मिले ये तो सब जानते हैं। देखिए, आप तर्कपूर्ण आप डिस्कस करिए, कौन स्टार प्रचारक बना रहा है, पहुंच गए, कौन स्टार प्रचारक बना रहा है, मुझे बताइए। क्या नीतिगत फैसले नहीं हुए? क्या पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था? क्या इसमें हाईकोर्ट इन्वॉल्व नहीं था? उदाहरण देखते हैं कि आप पूरी तरह से एक कानून के तहत सर्वसम्मत फैसला लिया गया, कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद आप बात कर रहे हैं। आप स्टार प्रचारक आप लोगों के होंगे, उदाहरण तो दीजिए। स्टार प्रचारक आप लोगों के होंगे, हमारे यहाँ इस तरह के स्टार प्रचारक नहीं होते। उदाहरण दीजिए। या इस तरह के स्टार प्रचारक नहीं होते। वो तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते होंगे, हम लोग नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो कि आपको, जो कि मैं ऐसे स्टार प्रचारक हम लोग नहीं रखते अपनी पार्टी में। फूलमाला तो ये आप लोगों के डीएनए में होगा, हमारे डीएनए में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में होगा, जब हत्या कांग्रेस पार्टी के डीएनए में होगा। उनके गले में फूलमाला भी पहनाई गई, ये तो एक जगह की बात नहीं है। अरे तो कोई भाजपा का कार्यकर्ता था क्या फूलमाला पहनाने वाला? क्या उसमें मिठाई बांटने वाला भाजपा का कोई कार्यकर्ता था? भाजपा के नेता थे, भाजपा के लोग थे, सब लोग जानते हैं। ये तो सब आजकल मोबाइल पर आ जाता है, इस पर आ जाता है। मैं कह रहा हूँ सारे नीतिगत फैसले लिए गए, बिना पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया गया। ये बात तो देखिए प्रदीप जी ने भी कहा है कि देखिए नीति के आधार पर ही फैसला लिया गया है, जो कानून है उसके आधार पर ही फैसला लिया गया है। लेकिन ये क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है पक्षपातपूर्ण फैसला? तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। पहले राज्य सरकार ने फैसला किया, कमेटी बनाई, कमेटी ने फैसला किया, वो फैसला गया केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार ने ओके किया, उसके बाद ये रिहाई हुई है। ये पक्षपातपूर्ण कैसे लग रहा है आपको असलम जी? कैसे न लगे मैम, हम तो आप ही बताइए ना, क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसा? जो राज्य सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी के पर सवाल या निशान है कि आखिर कमेटी में वो कौन लोग थे जो उनका आचरण, एक बलात्कारी का, एक हत्यारा का आचरण उनको काफी अच्छा दिखाई दिया। वो फिर सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है, वहां भी उनको काफी अच्छा दिखा, और फिर जब उनकी रिहाई होती है तो फिर मिठाई बांट करके लोग जश्न मना रहे होते हैं और उनका तिलक लगा रहे हैं। जैसा लग रहा था कि आजादी की लड़ाई को लड़ाई में शामिल योद्धा को लोग कर रहे हैं, उनका पैर छुके प्रणाम कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग कौन थे? आखिर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं आर के मिश्रा जी, ये बताएं कि वो लोग कौन थे जो मिठाइयां बांट रहे थे और जो तिलक धारण करा रहे थे उन्हें। ये समझिए कि पूरी तरह से सरकार के इशारे पर इस तरह का फैसला लिया गया। पहले भी सीबीआई ने इसका काफी विरोध भी किया था, और जो तरह का फैसला आया है बिल्किस बानो के इस केस में, निश्चित ही उससे ये अल्पसंख्यक समाज काफी मर्माहत है और इंसानियत भी शर्मसार हुई है ऐसी घटना से। हम चाहेंगे, न्यायालय पर उम्मीद है कि उनका फैसला बेहतर आएगा। मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये तो कह रहे हैं कि देखिए सीबीआई ने भी कई मर्तबा इसका विरोध किया, जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया, और हलफनामे से भी ये पता चला है कि सीबीआई और मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत ने 11 को रिहा करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। उसको दरकिनार क्यों किया गया? आप कह रहे नहीं जी पक्षपातपूर्ण नहीं है ये फैसला, निष्पक्ष रूप से फैसला लिया गया, फिर क्यों उसका विरोध किया? देखिए ठीक है नेहा जी, देखिए ऐसा है जो कि कोई भी देश जो है ना, या देश हो प्रदेश हो, कोई भी बिना कानून के नहीं चलता, बिना संविधान के नहीं चलता। कहीं ना कहीं हम जब उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो जिस समय में ये घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था निश्चित तौर पर। और जो हाईकोर्ट ने जो बरकरार रखा था, जो सजा बरकरार रखी थी आजीवन कारावास, उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, उसमें से एक राधेश्याम शाह एक उसमें वो था, दोषी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से एक हलफनामा दिया जो कि 15 साल हो गए तो हमें जो है सो माफी के लिए जो है सो दरखास्त कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी हो जाती है। ये इसी कानून के तहत उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिशा निर्देश दिए जो कि आप राज्य सरकार से इसके बारे में विचार करने के लिए उसके ऊपर में गौर किया जाए। निश्चित तौर पर जो भी इसके बाद जो घटना घटी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ,
हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, चूंकि सीबीआई इस चीज को ये कर रही थी, जांच कर रही थी, तो सीबीआई केंद्र सरकार के पास गई ये सारे मैटर। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इसको देखते हुए सारे जाकर के फिर उसने कहा जो कि नहीं, ये राज्य सरकार का मामला हो सकता है। राज्य सरकार कमेटी का गठन करके उसने राज्य सरकार ने जो है इस तरह के फैसले। नहीं, ये तो कमेटी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं ना, कह रहे कमेटी में तो भाजपा के लोग थे ज्यादातर। मैं एक चीज कहता हूँ, आज मान लीजिए अगर कोई कहेगा मैं किसी भी चीज के लिए अगर मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, आज मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठता हूँ, तो फिर एक पक्ष को जब हम बोलते हैं तो कहते हैं नहीं ये वॉइस चाहिए, ये किसी एक पार्टी के लेकर के बोलते हैं। आरोप लगाना एक अलग चीज है, लेकिन नीतिगत जो बातें होती है, जो कानून सर्वसम्मत बातें होती है, उसके ऊपर में सबको आना है, क्योंकि ये देश संविधान और कानून से चलता है, ये हम लोगों के मन से नहीं चलता है। कानून से चलता है सर, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता ना मिश्रा जी कि गोधरा उप जेल के अधीक्षक को लिखे पत्र में सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि किया गया अपराध जघन्य है और गंभीर था और इसीलिए उन्हें समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। इस बात को दरकिनार कर सकते हैं क्या? नेहा जी ऐसा है, देखिए सीबीआई ने जिस तरह की बातें करी, मुझे लगता है 2014 की बातें हो सकता है इसमें इंसर्ट करने की कोशिश की गई है, जबकि ये 2014 की बातें नहीं है। ये पॉलिसी उस समय में जो क्लासिफाइड नहीं था, जो किस सेक्शन के तहत ये इसके अंदर में जो सजा है और सजा की माफी किस 1992 की जो बात है, ये उसमें पूरी तरह से लिखा गया है। पूरी तरह से प्रदीप जी इस चीज को और विश्लेषित कर सकते हैं इस चीज को, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं था किस सेक्शन के तहत ये सजा दी गई है और तो इसलिए जो है तो ये सारी बातें उसी के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, 1992 के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। और जहां पर जो नीतिगत फैसले हुए, मैं अभी भी असलम जी को कहता हूं, ये जो भी घटना है दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी। समाज की जिम्मेदारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये मिठाई बांटना ये वाला, ये मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। अभिमन्यु जी तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो मिठाई बांट रहे थे, माला पहना रहे थे। ये देखिए, ये तो आरोप है, मैं कह रहा हूँ, जो कि आज कौन कहता है जो कि भाजपा के कार्य, मैं तो अभिमन्यु जी का ऐसे विद्वान प्रवक्ता हैं, उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, भाजपा के बंदे, कौन सा भाजपा का कार्यकर्ता था जो कि जाकर के मिठाई बांटा और माला पहनाया? दीजिए जवाब दीजिए अभिमन्यु जी। की बातें होगी, कह रहे हैं हवाई आरोप लगाने से बचना चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, कह रहे हैं बेकार के आरोप लगा रहे हैं आप लोग तो हम पे। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, स्वामी चिन्मयानंद को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप सेंगर विधायक उत्तर प्रदेश में रहे, उन पे बलात्कार का आरोप रहा, हत्या भी हो गई उसमें कई लोगों की, उसमें भी ये उनको अपना तब तक नेता मानते रहे, तब तक विधायक मानते रहे, जब तक कोर्ट ने ही उनको दोषी नहीं ठहरा दिया। ये इनका चरित्र है। अभी अंकिता का मर्डर आप देखें, जिस तरह से उत्तराखंड में बहुत बवाल मचा और कोई बहुत बड़े नेता आने वाले थे वहां, जिसकी वजह से उसकी हत्या तक कर दी गई। कर्नाटक का मैंने आपको DTCM का वाला मामला बताया, कई जगह सेक्स स्कैंडल इनके पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जब जहां तक आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि वो भाजपा के लोग नहीं हैं जो गले में फूल माला डाल रहे हैं, अगर वो भाजपा का झंडा लेकर, भाजपा का गमछा लेकर अगर वो इस तरीके की स्वागत समारोह कर रहे हैं, तो इन लोगों को उन पर कार्रवाई करानी चाहिए, मुकदमे दर्ज करा के जेल भिजवाना चाहिए। ये तो काम यही करेंगे, सरकार में है, शासन सत्ता में अगर कोई इन लोगों को अगर इस तरह से फंसाना चाह रहा है और इस तरीके के अगर तंत्र हावी है, तो इन लोगों को सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए, हम बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारे तमाम मामले देश भर में हैं कि जहां 20 से 25% तक जिन अपराधियों की सजा पूरी हो गई है, वो आज भी जेल में है। इस तरह बहुत सारे अपराधी हैं जेलों में जो विचाराधीन कैदी हैं, जिनको सजा मिल चुकी है और वो जेल में सजा काट रहे हैं, और उनकी ऐसी बहुत सारी मर्सी अपील पड़ी हुई हैं, उन पर बहुत सुनवाई नहीं हो रही है। और इस मामले में उन पर सुनवाई भी हुई है, उस पर राज्य सरकार ने भी मंजूरी दी है, केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी है, और चुनाव से पहले ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो इसमें राजनीतिक बू भी आ रही है, क्योंकि गुजरात के दंगे में बहुत बड़े लोगों के नाम भी थे, उन पर बहुत लंबे समय तक आरोप भी रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, और ये पूर्ण तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी ये मामला हो सकता है। ठीक है प्रदीप जी, ये राजनीति से प्रेरित मामला है, ये अलग चीज है, लेकिन आज जो हुआ उस पर भी हम आते हैं। आज जो हुआ उसमें सरकार ने कहा है कि दूसरे याचिकाकर्ताओं को कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है या कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है जिससे कि वो PIL दाखिल कर सके। याचिकाकर्ताओं ने जवाब देने के लिए हालांकि वक्त मांगा है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है,
सर, क्या इस तरह के केसेस में कोई थर्ड व्यक्ति या थर्ड पार्टी कोई पीआईएल दाखिल नहीं कर सकती है क्या? नेहा जी, बिल्कुल ऐसे केसेस में अगर आप देखेंगे भी, अगर सिर्फ टाइटल को आप देख लेंगे तो उससे पता लग जाएगा। जब भी क्रिमिनल केस कोई होता है कोर्ट के सामने, तो वो केस होता है स्टेट वर्सेस XYZ। जब स्टेट वर्सेस XYZ हो गया, इसका मतलब स्टेट उसके अंदर एक पार्टी हो गई। लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जान माल की रक्षा और अन्य चीजों की जो भी जरूरतें हैं, वो मैं विस्तार से, क्योंकि आज वो मुद्दा वो नहीं है तो उस पर नहीं जाना चाहूंगा, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। एलिगेशन आज सिर्फ ये था कि जो पैनल बना, जो जिसने रेमिशन को ग्रांट किया, सेक्शन 435 में CRPC में प्रोविजन क्या है? उसमें प्रोविजन ये है कि अगर कोई रेमिशन मिलता है किसी भी कैदी को, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ड्यूटी बाउंड है, दे आर बाउंड कि वो उस रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। अब नेहा जी, एक बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, वो बात ये है नहीं, कि पीआईएल आपने दाखिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। वही मैं बता रहा हूं आपको कि एक थर्ड पार्टी जिसका कि इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो पीआईएल कैसे करेगा? क्योंकि मुद्दा तो स्टेट वर्सेस XYZ जो भी पार्टी रही होगी, जो अफेक्टेड पार्टी होगी वही तो स्टेट के खिलाफ या प्रो में जाएगी ना। पीआईएल तो एक जनरल मुद्दा हो गया। आप पीआईएल के माध्यम से ये तो कह सकते थे कि इस पॉलिसी में ये कमियां हैं, इसका रेटिफिकेशन हो, इसका मॉडिफिकेशन हो, वहां तक तो पीआईएल की बात ठीक है। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब स्टेट वर्सेस XYZ ये केस है, तो पार्टीज जो अफेक्टेड पार्टीज होती हैं वही सिर्फ हायर कोर्ट में अप्रोच कर सकती थी। तो एक मेंटेनेबिलिटी भी जो एक कॉन्सेप्ट था कि वेदर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सुप्रीम कोर्ट इसको देख, क्योंकि थर्ड पार्टी से इसमें एप्लीकेशन लगाई है, तो ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल भी है या नहीं है। दूसरी बात ये है, हम सब लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें सरकार CBI ने इसमें जाकर और सिफारिश की कि भाई इस तरह का मामला आप इनको रेमिशन नहीं दे सकते हैं। CBI ने एक अपनी वो दी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये जो हमारी चर्चा हो रही है इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिले हुए हैं। नेहा जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि CBI किसके अंडर काम करती है? वो भी तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती होगी ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा होती कि इस तरह की रेमिशन ना मिले या CBI को इस मामले में ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या CBI यूनियन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बाद भी इतना कर सकती थी कि वो जाकर और उसके मतलब अधिकारी को ये बोले कि इसमें रेमिशन ना दे? ये बात तो इस बात से बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, जवाब दीजिए। आप लोग तो लगातार कहते हैं, अभिमन्यु जी से भी मेरा ये सवाल होगा कि आप लोग ये कहते हैं कि देखिए CBI जो है वो केंद्र सरकार का तोता है, तोते की तरह काम करती है, कोर्ट ने भी इस बात को कहा था। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र प्रदीप जी कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं चाहती तो क्या CBI बोल सकती थी क्या? देखिए, ये तो बातों को घुमाने का। मैं अभिमन्यु जी आती हूँ, पहले असलम जी से सवाल ले लूं, फिर आती हूँ मैं। क्यों नहीं? अगर CBI अधिकारी अगर ये वहां बैठे हैं, उनको लग रहा था कि इस तरह का मामला है, तो उनको तो किया है। अब सरकार के अंदर तो है ही, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है, लेकिन उनका भी जमीर जरूर जागा होगा और लगा होगा कि इस तरह के जघन्य अपराध में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं वैसे CBI अधिकारी को भी सलाम करता हूं कि ऐसे ऐसे देश के अगर CBI हो तो सिर्फ सरकार का तोता बन के नहीं। मुझे CBI पर ऐसा भी है कि कुछ ऐसे भी CBI हैं जो इस देश के लिए बहुत कुछ करने के तैयार हैं। हम समझते हैं कि ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह का काम किए हैं, और सरकार के संज्ञान में हो या ना हो, ये तो CBI महोदय की जो टीम है वही बता पाए। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दीजिए जल्दी से। केंद्र सरकार को बेकार घसीटा जा रहा है क्या? देखिए, बेकार कहाँ घसीटा जा रहा है? CRPC के सेक्शन 435 के तहत जहाँ भी केंद्र की एजेंसी जहाँ भी जांच कर रही होंगे, वहाँ केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। या केंद्र सरकार की मंजूरी ली गई है, उन्होंने भी मंजूरी दी है राज्य सरकार के फैसले को जो इन्होंने हलफनामा लगाया है। देखिए, इस समय भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है, जो आदरणीय मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जो असली इनकी हकीकत है वो हकीकत इस तरीके की है कि पर्दे के सामने तो महात्मा गांधी की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये गोडसे को पूछते हैं। जहां आदरणीय मोदी जी बाहर विदेश तक में जाकर महात्मा गांधी जी की
चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ एक गोडसे का मंदिर बनाने की बात भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। अब हमारे मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, मिश्रा जी तो कह देंगे कि कौन लोग हैं भाजपा के, आप बता दीजिए। अब बताइए मैं कैसे बताऊंगा। ये तो इनकी जो ब्रिगेड है, ये ट्रोल आर्मी है, ये तो हर जिले शहर गांव में इन्होंने बना दी है। तो फिर कैसे आपको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो? जी मैडम, फिर कैसे आपको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे नेता क्या पता लगा? एक तो मेरठ का ही मामला है, सब लोगों को पता है, अखबार में आया है, गोडसे का मंदिर बना दिया इन्होंने मेरठ में। मैं खुद मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ की बात गोडसे का मंदिर बनवाया, बहुत शर्मनाक है। मैं मेरठ की बात नहीं कर रही, मैं गुजरात के बिल्किस बानो केस की बात कर रही हूँ। आजाद आप भारत कह रहे वो रिहाई हुई, उसके बाद में मिठाई खिलाई गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिठाई खिलाई, इतनी शर्म की बात है। भाजपा का फूल नेता माला है, पहना वो दिए, फूल माला पहना रहे हैं। बुलंदशहर की घटना, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई, उसके गले में जो अपराधी थे जब वो बाहर निकल के आए, अभी आपने कहा कि मैं कैसे बता दूं, अभी आपने कहा कि मैं कैसे बता दूं, और आप ही कह रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला स्तरीय मंडल स्तरीय वो पदाधिकारी हैं। सब लोगों के नाम हम तो नहीं जान सकते ना, लेकिन जानते हैं क्योंकि वहां सब लोग बता रहे हैं, फोटो आती है उनकी। ये तो खुद कार्रवाई करा सकते हैं मिश्रा साहब, तो जांच करा सकते हैं। सब लोग जानते हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो। मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो है, पदाधिकारी मीटिंग में बैठते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग चीज होती है, और फैक्ट के साथ आप बैठ करके जब आप डिस्कस करते हैं तो लगता है जो कि हाँ व्यूअर को भी पता चलता है जो कि हाँ फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, मैं अब इनको कहूँ क्या नहीं, वो उन्होंने तो ग्लोरीफाई किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ग्लोरीफाई किया उस चीज को, ये तो गलत हो जाएगा ना। इस तरह की जो बातें होती है ना, ये गलत हो जाती है। इसीलिए व्यूअर को थोड़ा सा स्पष्ट संदेश जाए जो कि हाँ कहाँ पर क्या टेक्निकलिटीज थी, कहाँ पर दिक्कतें थी, कहाँ पर परेशानी थी, किस वजह से उनको रिहा किया गया, ये सारी बातें व्यूअर को स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए अभिमन्यु जी से आग्रह करूंगा इस तरह की बातें न भ्रांतियां फैलाएं और निश्चित तौर पर जो फैक्ट है उसके पर फैक्ट से फैक्ट बात करें। ठीक है, मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक आखिरी सवाल मेरा प्रदीप जी से है। प्रदीप जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। सवाल इस बात को लेकर कि ये जो केस है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये जो फैसला आएगा वो बाकी और तमाम केसेस है, ये जो तमाम रेप के केसेस है उनके लिए भी एक मानक साबित करेगा, ऐसा हो सकता है? नेहा जी, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हमेशा आगे के लिए एक रेफरेंस बन जाती है। यहां पर बात ये नहीं है कि ये 376 मतलब रेप केस के अंदर ये एप्लीकेबल है या नहीं। हमारा जो मुद्दा है ये रेमिशन का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही गाइडलाइंस हैं 1992 की, क्या उनको अनदेखा किया जा सकता है? आपके पास गाइडलाइंस हैं, कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हुआ या नहीं हुआ। हाँ, जी। इसके अलावा और रहा रेफरेंस की बात, तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट आगे तक के लिए एक मिसाल बनती है। उस चलिए, क्योंकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।